हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल की वीडियो में। और अगर आप ये वीडियो 25 से 30 हजार या उससे ऊपर के फोन में देख रहे हो तो प्रोबेबली आपके फोन में ओलेड डिस्प्ले ही लगी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं ओलेड डिस्प्ले की बात करूँ तो वो होती है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ऑर्गेनिक वर्ड किसके लिए यूज करा जाता है? या तो खाने पीने की चीजें या फिर ऐसी चीजें जो जिंदा हो, मतलब प्लांट्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, इन सारी चीजों को हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो क्या हमारे फोन के अंदर वाकई में जिंदा चीज है जो हमें लाइट देती है? क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने ओलेड के बारे में, ऑर्गेनिक एलईडी के बारे में सुना था, तब मुझे यही लगता था। लेकिन एक्चुअल उसका क्या रीजन है, क्यों हम इस चीज को ऑर्गेनिक कहते हैं, आज की वीडियो में हम इन सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, ओलेड को जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि एलईडी क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है। लाइट एमिटिंग, इससे तो आपको पता चल गया कि एक ऐसी चीज जो लाइट एमिट कर रही हो। डायोड क्या होता है? यह है आपकी एक नॉर्मल डायोड की फोटो। यहाँ पर आपका जो करंट है वो किसी भी एक डायरेक्शन से जा सकता है, इसके अपोजिट वाले से वो पास नहीं करेगा यहाँ से। तो एक ऐसा डिवाइस जो करंट को केवल एक डायरेक्शन से पास होने दे और वो लाइट को एमिट करे, उस चीज को हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि एलईडीज। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो जितनी भी आपकी एलईडीज होती हैं, जितने भी आपके डायोड्स होते हैं, सॉरी, वो कहीं ना कहीं लाइट को एमिट करते हैं। लेकिन फिर आप यहाँ पर कहोगे कि हमने तो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक उसमें जो डिवाइसेस होते हैं उसमें हमने सामने खुले में ये देख रखा है डायोड, वहां पर तो लाइट एमिट नहीं होती। तो यहाँ पर ये देखो, ये है आपका स्पेक्ट्रम लाइट का। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी की सारी लाइट्स हैं, लेकिन हम देख किसको पाते हैं? केवल विजिबल स्पेक्ट्रम वाली लाइट को। तो यहाँ पर ये वाले जो डायोड्स हैं ये भी लाइट को एमिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लाइट्स हमें दिखाई नहीं देती। और जो इसका दूसरा रीजन है लाइट को दिखाई न देने का, वो ये है कि ये जो लाइट जनरेट करता है वो जनरेट करता है इनके बीच जो जंक्शन होता है। यहाँ पर दो अलग अलग सेमीकंडक्टर को जोड़कर इस डायोड को बनाया जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे में जंप करते हैं तब जाकर वहां पर आपको बीच में लाइट देखने को मिलती है। और ऑब्वियसली जिस हिसाब के वो मटेरियल्स होंगे उसी हिसाब से वहां पर लाइट जनरेट होगी। अगर वो ऐसे मटेरियल्स हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट जनरेट कर सकते हैं तो हमें वो लाइट दिखाई देगी, वरना वहां पर लाइट होगी लेकिन हमें दिखाई नहीं देगी। अब इसका मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये रिमोट है। अगर आप अपनी आंखों से देखोगे तो आपको यहाँ पर कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको यहाँ पर हलचल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसे कैमरे के सामने लाकर देखूं तो आपको यहाँ पर लाल कलर की लाइट जलती हुई दिखाई देगी। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लाइट जो है वो इंफॉर्मेशन को अपने साथ कैरी कर सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मान लो ये ब्लूटूथ वाला बटन दबाया तो सामने जो मेरा म्यूजिक सिस्टम है उसको कैसे पता चला कि मैंने ब्लूटूथ वाला बटन ही दबाया है? क्योंकि यहाँ से जो पैकेट ऑफ लाइट गई है वहां पर जो रिसीवर है उसने जो रिसीव करा है उस पैकेट ऑफ लाइट में ये इन्फॉर्मेशन थी कि मैंने ब्लूटूथ वाला बटन दबाया है। तो इससे ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि लाइट इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। और यही प्रिंसिपल आपका हर जगह काम आता है कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस में। आपका 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, 8G जो भी आएंगे वो सब के सब इसी बेसिक प्रिंसिपल पर काम करेंगे कि लाइट इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। अब वो कौन सी लाइट यूज करेंगे, किस स्पेक्ट्रम की लाइट यूज करेंगे, क्या उसकी वेवलेंथ होगी, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, उस पर डिपेंड करता है कि एक पैकेट कितनी इंफॉर्मेशन को वो करेगा, कैरी करेगा। यहाँ पर आपके जितने भी ब्रॉडबैंड्स हो गए वो सब के सब लाइट से ही चलते हैं। हमारे जितने भी फाइबर केबल वाले ब्रॉडबैंड्स हैं या फिर जो टावर से हमारे फोन तक रिसीव होता है सिग्नल, वो सब लाइट का ही कमाल है। खैर ये अलग बात है। लेकिन अगर मैं वापस एलईडी पर आऊं तो यहाँ पर जो आपके फोन के अंदर एलईडीज यूज करी जाती हैं वो कुछ स्क्वायर टाइप की होती हैं। जब इनके बीच से लाइट पास करा गया तो इसके जो जंक्शन है वहां पर विजिबल लाइट एमिट हुई, लेकिन हमें वो स्क्रीन पर कैसे दिखेगी? तो यहाँ पर एक जो जंक्शन है उसको इतना ज्यादा पतला कर दिया जाता है कि लाइट ट्रांसपेरेंटली वहां से बाहर आ सके। तो इस तरीके से हमें अपनी एलईडी मिल जाती है, और ऐसी एलईडीज हमें हमारे फोन्स के अंदर देखने को मिलती है। अब इस एलईडी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है और जो आपकी ओलेड है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम है। ऑब्वियसली है तो दोनों एलईडीज ही ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक एलईडीज की, तो ऑर्गेनिक जो शब्द है वो कोई जिंदा चीज या फिर कोई फूड वगैरह या प्लांट बेस्ड चीज नहीं है। हमारे जो जितने भी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं साइंस में, वो लोग केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्हीं बेसिक 3 चीजों में पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर बेस्ड है, वो है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। अगर किसी भी चीज में कार्बन हाइड्रोजन के डायरेक्ट बॉन्ड होते हैं तो वो हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। तो यहाँ पर ओलेड के अंदर जो हमारा
मटेरियल यूज करा जाता है वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और जितना भी ये CH कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड वाले एटम्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं जितने भी, वो जनरली 99% केसेस में या तो ह्यूमंस में या फिर जितनी भी लिविंग चीज है, प्लांट्स हैं, खाना पीना है, इन सब के अंदर पाया जाता है। इसी वजह से ऑर्गेनिक शब्द आते ही हमारे दिमाग में लिविंग चीज इन सब का ध्यान आता है। लेकिन यहाँ पर सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, और इन्हीं सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल आपकी स्क्रीन के अंदर OLED AMOLED स्क्रीन के अंदर करा जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो, जब भी ये मान लो हमारा जो भी हमारा मटेरियल है OLED के अंदर, उसका ये एक एटम है। यहाँ पर इसका जो सबसे आउटर शेल होता है वहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब आप यहाँ पर इस एटम को एनर्जी दोगे, तब क्या होगा, वो जो सबसे आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला जाएगा, मतलब अपने से ऊपर वाली शेल में चला जाएगा। ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये आपके मोबाइल के अंदर बैटरी देगा। अगर आप टीवी वगैरह में देखोगे तो वहां पर जो पावर सप्लाई से आता है वो आपको एनर्जी देगा। तो जब ये एनर्जी मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। अब आप इसको ऐसे समझो कि आप वही इलेक्ट्रॉन हो, आपको जो एनर्जी मिली उस एनर्जी की जगह आपको पैसे मिल गए, और जैसे ही पैसे मिलेंगे आप घूमने चले गए। अब आप कब तक वहां पर घूमोगे? जब तक आपके पास पैसे हैं। जैसे ही पैसे खत्म हो जाएंगे आप वापस घर पे आओगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जो है वो तब तक बाहर घूमता रहेगा जब तक उसके पास वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो बाहर से मिली थी, पीछे से मिली थी। जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगी तब वो वापस अपने घर में आ जाएगा, वापस उसी शेल में आ जाएगा। जैसे ही वो उस शेल में आएगा वो एक फोटोन रिलीज करेगा। फोटोन का मतलब क्या होता है? लाइट। तो इस तरीके से एक एटम फोटोन जनरेट करेगा, लाइट जनरेट करेगा। सारे जब बिल्कुल यही काम करेंगे तो आपको एक इफेक्टिव बड़ी सी लाइट देखने को मिल जाएगी, बड़ी सी लाइट सोर्स देखने को मिल जाएगी। और यही रीजन है कि OLED के अंदर आपको खुद के लाइट देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर खुद लाइट जनरेट हो रही है। वैसे अगर आपको ये सब समझने में दिक्कत हो रही है तो मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखी है CRT से लेकर आपकी जो मिनी LEDs हैं वहां तक, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर उसे देखना। उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो आपको ये पता चल गया कि OLED खुद की लाइट कैसे जनरेट करते हैं। सिंपल था। अब अगर मैं बात करूं OLED की प्रॉब्लम्स की, क्योंकि अगर OLED एक परफेक्ट डिस्प्ले है तो हमें और इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है, हम मिनी LED के पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है OLED के साथ वो आती है इन द लॉन्ग टर्म। हमें OLED डिस्प्लेस के अंदर बर्निंग इशू देखने को मिलता है। मतलब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे हम एक तरह से डेड पिक्सल भी कह सकते हैं। वहां पर आपका जो भी चैनल होगा या कुछ भी होगा वो इम्प्रिंट हो जाएगा आपकी स्क्रीन के अंदर ही। तो यहाँ पर इसका जो रीजन है वो वही है जिससे लाइट एमिट होती है। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाता है, जब वो वापस आता है तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो अपने उसी घर में वापस नहीं आ पाता। ये तो हो गया अगर आपकी उस पैनल में कोई डिफेक्ट है, एटॉमिक लेवल पर डिफेक्ट है। या फिर दूसरा रीजन ये होता है कि आप उसको बहुत देर तक, अगर आपके पिक्सल जले हुए हैं कंटिन्यू हर रोज 8 से 10 घंटे, वहां का जो एक पर्टिकुलर डिस्प्ले का एरिया है वहां पर वो पिक्सल लगातार जलता रहता है। इसकी वजह से जो एटम एनर्जी लेने की जो कैपेबिलिटी होती है ना उसको वो खो देता है। बार बार ऊपर जाना वापस आना, ऊपर जाना वापस आना, ये करते करते एक टाइम ऐसा आता है जब आप उसको कितनी भी एनर्जी दे दो, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ही नहीं। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो वहां पर डिफेक्ट आ जाएगा, और उस डिफेक्ट की वजह से आपको ये बर्निंग इशू देखने को मिलता है। अगले अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करूँ तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि OLED, AMOLED, सुपर AMOLED, इन सब में क्या अंतर होता है? बेसिकली वर्किंग बिल्कुल सेम है। OLED डिस्प्ले क्या होती थी वो थोड़ी पुरानी है। वहां पर क्या होता था, आपकी जो स्क्रीन है वो OLED डिस्प्ले है, तो इस डिस्प्ले के अंदर टच कैपेबिलिटीज नहीं हुआ करती थी। हमें ऊपर से एक टच पैनल लगाना पड़ता था ताकि हम फोन के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो यहाँ पर OLED डिस्प्ले ऐसे काम करती थी, दो अलग अलग कंपोनेंट की मदद से। लेकिन सुपर AMOLED में क्या करा गया या AMOLED में क्या करा गया, ये जो ऊपर टच वाली डिस्प्ले थी, जो टच वाला पैनल था, उसको रिमूव कर दिया गया। आपकी जो नॉर्मल OLED स्क्रीन है उसी को टच कैपेबिलिटीज दे दी गई। तो ओवरऑल ये पतला हो गया और ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करने लगा। इसी वजह से जितने भी आपके AMOLED डिवाइसेस है उसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, क्योंकि थिकनेस वहां पर और कम हो गई है। जितनी ज्यादा कम थिकनेस होगी उतना ही जो आपका अंदर जो सेंसर लगा हुआ है फिंगरप्रिंट, वो ज्यादा अच्छे से आपकी फिंगरप्रिंट को सेंस कर पाएगा, उसकी फोटो ले पाएगा, उसको स्कैन कर पाएगा। और अगर मैं बात करूं सुपर AMOLED की, तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है। AMOLED सुपर AMOLED लगभग सेम होता है। सैमसंग ने बनाया है, इस वजह से वो अपने फोन के अंदर इसे सुपर AMOLED की तरह इस्तेमाल करता है। बाकी सारे फोन सैमसंग से इस डिस्प्ले को लेते हैं और उसे AMOLED के नाम से ही देते हैं। और IPS LCD LED डिस्प्लेज में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहां पर जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू AMOLED या सुपर AMOLED। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब अगर आपसे कोई भी डिस्प्ले के बारे में कुछ भी पूछता है तो मेरे हिसाब से आप उसको बहुत अच्छा जवाब दे सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो
वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।